वंदे मातरम, वंदे मातरम, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय। सड़कों पर लंबी लंबी कतारों में लगे लोग कहीं देशभक्ति के गीत गा रहे थे, कहीं भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे, तो कहीं मौन बैठकर आजादी की मांग कर रहे थे। ये दृश्य था आज से 100 साल पहले हुए असहयोग आंदोलन। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, बापू जी की जय, बापू जी की जय। इस देशव्यापी आंदोलन में जनता का नेतृत्व कर रहे थे महात्मा गांधी। आज से 105 वर्ष पहले 1 अगस्त 1920 के दिन शुरू हुए इस आंदोलन ने महज 2 सालों में अंग्रेजी हुकूमत को पूरी तरह से कंगाल कर दिया था। ब्रिटिशर्स इतने बौखला गए थे कि वो भारतीयों पर असहनीय कहर ढा रहे थे, लेकिन हर किसी ने बापू के बताए अहिंसक रास्ते पर चलते हुए आंदोलन को बरकरार रखा। मगर फिर आया 4 फरवरी 1922 का वो दिन जब उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास चौरी चौरा कांड हुआ। दरअसल वहां ब्रिटिश पुलिसकर्मी निर्दोष क्रांतिकारियों के खिलाफ हिंसक कार्यवाही कर रहे थे। तभी उन क्रांतिकारियों के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने वहां के एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिससे वहां छिपे 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए। इस हादसे से गांधी जी को गहरा सदमा लगा और उन्होंने असहयोग आंदोलन पर रोक लगा दी, जिसे लेकर उन्होंने कहा था कि अगर किसी ने आपकी आंख फोड़ी और आप उनकी आंख फोड़ोगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। जिसके बाद अगले 10 सालों तक भारत में कई महत्वपूर्ण क्रांतिकारी घटनाएं हुई, जिसमें अगस्त 1925 का काकोरी ट्रेन कांड, 1928 का सॉन्डर्स हत्याकांड और अप्रैल 1929 का सेंट्रल असेंबली बम कांड प्रमुख रहे। लेकिन गांधी जी की वापसी हुई साल 1930 में, जब 78 कार्यकर्ताओं के साथ शुरू हुआ दांडी सत्याग्रह देखते ही देखते लाखों क्रांतिकारियों की भीड़ में तब्दील हो गया। देश भर में करोड़ों लोग सफेद धोती पहने इस महान शख्स के पीछे खड़े हो गए और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ ऐसा मोर्चा निकाला कि खुद ब्रिटिश क्राउन ने महात्मा गांधी के सामने घुटने टेक दिए और ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम भी गांधी जी से मिलने पर मजबूर हो गए। लेकिन जहां लंदन में चर्चिल गांधी जी की धोती का मजाक उड़ाने में लगे थे, वहीं वहां की आम जनता बापू की एक झलक पाने के लिए क्यों तरस रही थी। दांडी मार्च ने अंग्रेजों को कितनी गहरी चोट पहुंचाई थी। गोलमेज सम्मेलन के बाद गांधी जी जब बंबई वापस लौटे तो उनका स्वागत कैसे किया गया और कैसे थी भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अंतिम यात्रा, जानेंगे इस वीडियो में, वो भी करीब 100 साल पुरानी दुर्लभ वीडियोस और गांधी जी के अनसुने भाषण के साथ। तो इस ऐतिहासिक वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और महात्मा गांधी के सम्मान में एक लाइक करना मत भूलिएगा। साल 1930 अंग्रेज सरकार द्वारा नमक पर लगाए गए कर को गांधी जी ने दुनिया का सबसे अमानवीय कर करार दिया। उस समय भारत में 1 मन यानी 38 किलो नमक की कीमत 10 पैसे हुआ करती थी। उस पर सरकार ने 20 आने यानी 2400% का टैक्स लगा दिया। तभी गांधी जी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 387 किलोमीटर दूर दांडी जाकर नमक कानून तोड़ने का फैसला किया और अपने साथ जाने के लिए 78 आंदोलनकारियों का चयन किया और उनसे कहा कि शायद हम सब वापस ना लौटे। यात्रा के दौरान भी ब्रिटिशर्स ने सत्याग्रहियों की खूब पिटाई की, जिसमें 2 लोग मारे गए। लेकिन गांधी जी ने कहा हमें हिंसा नहीं करनी है और देखते ही देखते 78 में से 75,000 लोगों तक पहुंची ये भीड़ दांडी की तरफ बढ़ने लगी। इस यात्रा में गांधी जी के लिए घोड़े का भी बंदोबस्त किया गया, लेकिन गांधी उस पर एक बार भी नहीं बैठे। उन्होंने कहा दिन में 24 किलोमीटर चलना, वो भी बिना किसी सामान के, बच्चों का खेल है। लेकिन इस दौरान उनके पैरों में खूब छाले पड़े, खून भी बहा, लेकिन उन्होंने चलने के लिए घोड़े या पालकी का सहारा नहीं लिया।
फिर आया वो ऐतिहासिक दिन यानी 6 अप्रैल 1930 की सुबह, जब गांधी जी ने दांडी पहुंचकर सबसे पहले समुद्र के पानी से स्नान किया, फिर रेत से नमक उठाया और कहा, इसे एक मुट्ठी नमक से मैं ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला रहा हूं। और सचमुच इस एक क्रांति से पूरे देश में आंदोलन की लहर दौड़ गई। लोग एक दूसरे को नमक बांटने लगे, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार हुआ, ब्रिटिश सरकार की आमदनी पर गहरी चोट पड़ी, जिससे अंग्रेज घबरा उठे। उन्होंने आंदोलनकारियों पर कहर बरपाया, 60,000 से ज्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया और 5 मई खुद गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन नमक सत्याग्रह नहीं रुका। गांधी जी पूरे 7 महीने जेल में रहे, लेकिन देश अब जाग चुका था। आखिर में 26 जनवरी 1931 को गांधी जी ने अंग्रेजों को घुटनों पर ला दिया। इरविन समझौता हुआ। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम ने गांधी जी को लंदन बुलाया चाय पर चर्चा के लिए, और इस तरह महात्मा गांधी पहली बार पहुंचे गोलमेज सम्मेलन में। 7 समंदर पार करके सत्य और अहिंसा की ज्योत जगाने बापूजी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने लंदन आ पहुंचे। हजारों सरकारी अफसर और बेशुमार बरतानवी लोग जंगे आजादी के इस बेखौफ लंगोटी वाले नेता के स्वागत में उछल पड़े। उन्होंने वहां मैनचेस्टर के कारखाने देखे, कॉमेडी जगत के मशहूर कलाकार चार्ली चैपलिन से मुलाकात ली और फिर ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम के बकिंगम पैलेस में चाय पर चर्चा करने के लिए गए। इस दौरान ये पूरी अंग्रेज कौम ये देखकर दंग रह गई कि इस औपचारिक मौके पर भी गांधी जी एक धोती और चप्पल पहने राजमहल पहुंचे, जिनके साथ सरोजनी नायडू भी थी। और गांधी जी की इस विजिट की दुर्लभ वीडियो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। महात्मा गांधी देवी सरोजनी नायडू के साथ बकिंगम पैलेस में पधार रहे हैं। ये मुलाकात भविष्य में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने वाले उन विंस्टन चर्चिल के मुंह पर कड़ा तमाचा थी, जिन्होंने वायसराय लॉर्ड इरविन से मिलने पहुंचे गांधी जी का मजाक उड़ाते हुए कहा था, ये कितना खतरनाक और घिनौना है कि विलायत से बैरिस्ट्री पास कराया शख्स अब राजद्रोही फकीर बन अदरंगा वायसराय के महल की सीढ़ियों पर दंदनाता हुआ चला आ रहा है। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के बाद जब महात्मा गांधी लंदन से बंबई पहुंचे तो उनका स्वागत करने के लिए बंदरगाह पर हजारों देशवासियों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। हर तरफ महात्मा गांधी की जय के नारे गूंज रहे थे। कई बड़े नेताओं ने गांधी जी से मुलाकात की। फिर भीड़ में से ये रास्ता बनाते हुए सरदार पटेल गांधी जी को बंदरगाह से बाहर ले गए। महात्मा गांधी की जय! महात्मा गांधी की जय! महात्मा गांधी की जय! इन रेयर वीडियोस में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे मुंबई की सड़कों पर लाखों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसानी समंदर तूफानी लहरों की तरह उमड़ रहा। हर कोई बस एक झलक चाहता था उस व्यक्ति की जिसने अहिंसा के बल पर उस सम्राट को झुका दिया था, जिसकी सीमाओं में कभी सूरज नहीं डूबता था। गांधी जिंदाबाद और बापू अमर रहे जैसे नारों से पूरा शहर गूंज रहा था। कोई छत पर चढ़ा था, कोई पेड़ पर। सबकी आंखें एक ही चेहरे को ढूंढ रही थी, महात्मा गांधी, जिन्होंने मणि भवन से अपने श्रद्धालु देशभक्तों से मुलाकात की। मणि भवन में महात्मा गांधी अपने श्रद्धालु देशभक्तों को सलाम का जवाब दे रहे हैं। अगले 10 सालों तक महात्मा गांधी समेत देश के लाखों करोड़ों क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत भारतीयों की आवाज को अक्सर अपने काले कानून या हिंसा के बल पर दबाने की कोशिश करती रहती थी। गांधी जी को अक्सर किसी न किसी बहाने से जेल में डाल दिया जाता था, मगर फिर आया 8 अगस्त 1942 का वो ऐतिहासिक दिन जब हमेशा शांत रहने वाले महात्मा गांधी पहली बार गरज उठे। ऐसा लग रहा था मानो वर्षों की सहन शक्ति अब टूट चुकी हो। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में उन्होंने गूंजती आवाज में कहा, मुझे तुरंत आजादी चाहिए, आज ही रात को, अगर हो सके तो भोर होने से पहले। और यहीं से गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कर दी। अब भोर होने से पहले आजादी तो नहीं मिली, लेकिन गांधी जी को जरूर गिरफ्तार कर लिया गया, मगर इस बार उन्हें जेल में नहीं बल्कि पुणे के आगा खां महल में नजरबंद किया गया, जहां उनकी निगरानी के लिए चारों तरफ 76 पुलिसकर्मी तैनात थे। यहां उन्होंने अपने सबसे करीबी सहयोगी महादेव देसाई को खो दिया। इस दौरान अंग्रेजी अखबारों में उनके खिलाफ अफवाहें उड़ाई गई कि गांधी जी दुश्मन देशों से मिले हुए हैं। गांधी अंदर ही अंदर टूटा उनका मन, और बाहर फैलाई जा रही झूठी कहानियों
सेनानियों के बीच उन्होंने वायसराय लॉर्ड लिथिनगो को पत्र लिखकर 9 फरवरी से 21 दिन के उपवास की घोषणा की। जब यह खबर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल तक पहुंची तो उसका अमानवीय जवाब आया, अगर गांधी भूख से मरना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा करने की पूरी छूट है, क्योंकि चर्चिल की नजर में गांधी का उपवास महज एक नाटक था। करीब 21 दिनों तक चले इस उपवास में गांधी जी के शरीर ने हार मान ली थी। डॉक्टर्स ने यह तक कह दिया था कि अब वे जिंदा नहीं बच पाएंगे। उधर चर्चिल भी गांधी जी की मौत की दुआएं कर रहे थे, और अगर ऐसा होता तो पूरा देश शोक में डूब जाता और शायद आजादी की लड़ाई हिंसक हो जाती। लेकिन गांधी जी का शरीर जरूर टूटा, मगर हिम्मत नहीं। पूरे 21 दिन बाद गांधी जी ने अपना उपवास तोड़ा। चर्चिल तिलमिला उठा। उसने वायसराय लिथिनगो को फिर एक ताना भरा तार भेजा। लगता है बुढ़ा दुष्ट व्यक्ति अपने तथाकथित उपवास के बाद और भी बेहतर हालात में बाहर निकलेगा, और वही हुआ। गांधी जी के इस आत्मबल से देश भर में आजादी की एक नई लहर दौड़ गई। अंग्रेजों ने दमन बढ़ा दिया और कड़े कानून और भी ज्यादा अत्याचार, लेकिन देशवासियों का मनोबल उससे भी तेजी से उभरा। उधर चर्चिल लगातार अपने वायसराय से पूछता रहा, गांधी अब तक मरे क्यों नहीं? पर गांधी न झुके न रुके। अपने अंतिम वर्षों में भी वो चट्टान की तरह अडिग रहे, और उनके पीछे खड़ी थी करोड़ों भारतवासियों की ताकत, जो अब सिर्फ आजादी नहीं अपना आत्मसम्मान मांग रही थी। इस तरह भारत छोड़ो आंदोलन इतना तीव्र हो गया कि ब्रिटिश साम्राज्य को घुटने टेकने पड़े, और 15 अगस्त 1947 को भारत ने आजादी की पहली सुबह देखी। उसी दौर में आजादी के बाद गांधी जी ने एक दुर्लभ भाषण में कहा था, हिंदुस्तान ऐसा बने कि सारी दुनिया कहे कि अगर आजाद होना है तो हिंदुस्तान के जैसा आजाद बनो। और मेरी तो तमन्ना ये है, मेरी तो आशा ये है, ईश्वर से प्रार्थना ये है कि हिंदुस्तान ऐसा बने कि जिससे सारी दुनिया कहे कि अगर आजाद बनना है तो हिंदुस्तान के जैसे आजाद बनो। अब गांधी जी के निजी जीवन की कुछ बातें करें तो महात्मा गांधी एक बेखौफ इंसान थे। उन्हें किसी चीज से डर नहीं लगता था, लेकिन एक चीज ऐसी थी जिससे वो हमेशा डरते थे, वो थी ये कि कोई उन्हें ईश्वर न बना दे, भगवान बनाकर उनकी मूर्ति स्थापना न कर दे और पूजा शुरू न कर दे। और ये डर लाजमी भी था, क्योंकि एक दौर था जब महात्मा गांधी की एक आवाज पर भारत की 80% जनता मरने को तैयार रहती थी। वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता बन चुके थे, और एक लाठी और अहिंसा के दम पर अंग्रेजों को भारत से खदेड़ फेंकने वाले गांधी जी किसी पहचान के मोहताज नहीं थे। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने तो गांधी जी को लेकर यह तक कहा था कि भविष्य की पीढ़ियों को इस बात पर विश्वास करने में मुश्किल होगी कि हाड़ मांस से बना ऐसा कोई व्यक्ति कभी धरती पर आया था। गांधी जी की लोकप्रियता का अंदाज आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 30 जनवरी 1948 के दिन जब नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी, तब पूरा देश एक साथ रो पड़ा था। गांधी जी के जाने के बाद दिल्ली की सड़कों पर सन्नाटा नहीं था, बल्कि आंसुओं की चुप्पी थी। अगले दिन करीब 20 लाख लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। शहर की सड़कों पर दूर दूर तक सफेद कपड़ों में लिपटे लोग दिखाई दे रहे थे, जैसे देश ने एक साथ श्वेत वस्त्र पहनकर बापू को अंतिम श्रद्धांजलि और प्रणाम किया हो। लोग सिर्फ रो नहीं रहे थे, बल्कि कईयों ने अपने सिर मुंडवा लिए, मानो किसी ने अपने को खो दिया हो, और गहरा शोक हो। फूलों से ढकी वो गाड़ी जो बिरला हाउस से राजघाट तक गांधी जी के पार्थिव शरीर को लेकर जा रही थी, उसके पीछे इंसानों का एक सैलाब था, जिसमें अमीर गरीब हिंदू मुसलमान हर जाति धर्म के लोग थे। उस दिन लोगों ने सिर्फ महात्मा गांधी को नहीं खोया था, बल्कि पूरा भारत अनाथ हो गया था। उनकी अंतिम यात्रा से जुड़ा एक हैरान कर देने वाला किस्सा ये भी है कि साल 1982 में जब महात्मा गांधी पर फिल्म बनाई जा रही थी, तब दिल्ली के राजपथ पर उनका फ्यूनरल सीन शूट किया जाना था, और डायरेक्टर ने 95,000 पेड आर्टिस्ट को इस अंतिम यात्रा में हिस्सा बनने का काम दिया। लेकिन जब इसकी अनाउंसमेंट हुई तो रातों रात 3 लाख वॉलंटियर्स दिल्ली के सड़कों पर इकट्ठा हो गए। ना कोई शोर, ना कोई भगदड़। सफेद कपड़ों में शांति से गांधी जी की अंतिम यात्रा की गाड़ी के पीछे चल रहे लाखों लोग, और उनके चेहरे पर ऐसे भाव थे मानो वो एक बार फिर गांधी जी की अंतिम यात्रा का हिस्सा बन रहे
हो। इस दृश्य को करीब 11 कैमरामैन ने अपनी क्रू के साथ 3 घंटे तक रिकॉर्ड किया था और इसे मिला था एक ही सीन इतने लाखों लोगों के होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। यानी महात्मा गांधी सिर्फ एक नाम नहीं, वाकई में भारत में राष्ट्रपिता थे, जिन्होंने देश की आजादी में अपना पूरा जीवन और जान सब कुछ न्यौछावर कर दिया। दोस्तों, ये थी भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कहानी और कुछ दुर्लभ भाषण। गांधी जी के अहिंसक विचारधारा और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका को लेकर आपकी राय क्या है? अगर गांधी जी ना होते तो भारत साल 1947 में आजाद हो पाता या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक और शेयर करके 5100 लाइक्स जरूर करवा दीजिए और ऐसे ही दुर्लभ भाषण और अनसुने किस्से सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।